सोचिए, आप सुबह पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां बोर्ड लगा है पेट्रोल खत्म। गैस सिलेंडर अचानक 2000 का हो जाए, डीजल न मिलने की वजह से ट्रांसपोर्ट ठप हो जाए, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की चीजें रातों रात महंगी हो जाए। ये कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, यह एक पॉसिबिलिटी थी। 2026 में जब वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ा तो दुनिया के कई देश इसी डर में थे। लेकिन इसी दौरान इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, जब दुनिया के बड़े बड़े देश फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे थे, तब इंडिया ने सही समय पर सही फैसला लेकर इस पूरे क्राइसिस को कंट्रोल कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इंडिया ने ऐसा क्या किया जो बाकी देश नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने इंडिया को दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग नेशन क्यों बताया। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, क्रूड ऑयल और रिफाइनरी कैसे काम करती है और इंडिया ने इसे बड़े खतरे को कैसे टाला। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हर पार्ट में एक नया एंगल खुलेगा। सबसे पहले न्यूज को समझते हैं। राजस्थान के बलोट्रा में पचपदरा रिफाइनरी का इनॉग्रेशन हुआ और वहां पीएम मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिया था। उनके मुताबिक 3 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। पहली, अमेरिका में पिछले 50 सालों में कोई नई रिफाइनरी नहीं बनी। दूसरी, यूरोप की रिफाइनरी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती गई। और तीसरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया अब दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग नेशन बन चुका है और इंडिया अपनी इस रिफाइनिंग कैपेसिटी को और भी बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सही पॉलिसी, सही डिप्लोमेसी और सही प्लानिंग की वजह से इंडिया ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई को बिना रुकावट के बिना बनाए रखा। अब सवाल ये है, एनर्जी क्राइसिस असल में होता क्या है। चलिए इसे समझते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो, जब किसी देश को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या नेचुरल गैस नहीं मिलता, या फिर उनकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो उसे एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है हर उस इंसान पर जो रोज अपनी जिंदगी जीता है। सोचो, बस और ट्रक डीजल से चलते हैं, बाइक और कार पेट्रोल से चलती है, घर में खाना एलपीजी से बनता है और फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, उन्हें भी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। मतलब अगर फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप का रेट नहीं बढ़ता, बल्कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। इसलिए सब्जी, दूध और हर रोज की चीज का दाम भी बढ़ जाता है। इसी वजह से एनर्जी क्राइसिस को सिर्फ एक फ्यूल प्रॉब्लम नहीं माना जाता, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी को हिला देने वाला इशू माना जाता है। और यही कारण है कि जब वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ा तो दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो गई। अब सवाल ये आता है कि इंडिया को इतना बड़ा खतरा क्यों था। इसका जवाब सिंपल है। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वही चीज है जिसे रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इंडिया का अधिकांश क्रूड ऑयल गल्फ रीजन से आता है, यानी सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जैसे देशों से। इसका एक बड़ा हिस्सा एक बहुत ही संकरे समुद्र रास्ते से गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अगर ये रूट किसी वजह से बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और इसी डर की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में टेंशन बढ़ गया था और क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर जाने लगी थी। यानी इंडिया के लिए ये सिर्फ एक दूसरे देश की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सीधा उसकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा था। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक चीज क्लियर करना जरूरी है। क्रूड ऑयल होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास गेहूं है, क्या आप सीधा गेहूं खा सकते हैं? नहीं ना, पहले उसका आटा बनेगा, फिर उससे रोटी बनेगी, तब जाकर वो खाने लायक बनेगा। बिल्कुल इसी तरह क्रूड ऑयल एक कच्चा तेल होता है। इसे सीधा बाइक या कार में नहीं डाला जा सकता। इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, जहां इसे अलग अलग जरूरी प्रोडक्ट्स में बदला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल यानी जेट फ्यूल, केरोसिन, बिटुमिन जो सड़क बनाने में काम आता है, और लुब्रिकेंट्स। यानी रिफाइनरी एक ऐसी फैक्ट्री है जो कच्चे तेल को हमारी रोजमर्रा की जरूरत के फ्यूल में बदल देती है। अब देखते हैं कि रिफाइनरी काम कैसे करती है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल के अलग अलग हिस्सों को उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग किया जाता है। जो सबसे हल्का हिस्सा होता है वो पेट्रोल बन जाता है, उससे थोड़ा भारी हिस्सा
हिस्सा डीजल बनता है और बाकी बचे हिस्सों से एलपीजी, जेट फ्यूल और दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। यानी एक ही क्रूड ऑयल से कई तरह के अलग अलग फ्यूल निकालते हैं। इसी वजह से रिफाइनरी किसी भी देश के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानी जाती है, क्योंकि इसी से पूरे देश के फ्यूल सप्लाई चेन चलती है। अब वापस आते हैं पीएम मोदी की उस बात पर जहां उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग नेशन बन चुका है। इसका मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी मौजूद है। इंडिया हर साल करोड़ों टन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट्स में बदल सकता है। और यही वजह है कि इंडिया सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करता, बल्कि कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। अब तुलना करते हैं अमेरिका और यूरोप के साथ। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि अमेरिका में पिछले कई दशकों में नई रिफाइनरी बहुत कम बनाई गई है और यूरोप की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती गई है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का सख्त होना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बहुत ज्यादा होना, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता फोकस और पुरानी रिफाइनरीज का बंद होना। लेकिन इसी दौरान इंडिया ने अपनी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाए और यही फर्क दुनिया ने देखा। अब बात करते हैं उस रिफाइनरी की जिसके इनॉग्रेशन के दौरान ये पूरी बात सामने आई, राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी। ये रिफाइनरी भारत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मानी जा रही है। इसके कई फायदे होने की उम्मीद है। पहला, फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और चौथा, पूरी सप्लाई चेन और मजबूत होगी। इसीलिए पीएम मोदी ने इसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम बताया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। अगर रिफाइनरी बन भी जाए लेकिन उसमें डालने के लिए क्रूड ऑयल ही ना मिले तो रिफाइनरी भी किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए इंडिया सिर्फ रिफाइनरी ही नहीं बना रहा, बल्कि अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल खरीद कर अपनी सप्लाई को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। यही स्ट्रेटेजी किसी एक रीजन पर डिपेंडेंस को कम करती है और यही असली तैयारी है किसी भी बड़े क्राइसिस के लिए। पीएम मोदी के मुताबिक भारत की एलपीजी डिमांड का भी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स पर निर्भर कर रहा है। अब देखते हैं कि सरकार ने असल में कौन से प्रैक्टिकल कदम उठाए। पहला कदम, एलपीजी सप्लाई को बढ़ाई। इंडस्ट्रियल गैस का कुछ हिस्सा एलपीजी प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट किया गया ताकि घरों के लिए सप्लाई बनी रहे। दूसरा कदम, रिफाइनरीज को रिकॉन्फ़िगर किया गया। कुछ रिफाइनरी को इस तरह ऑपरेट किया गया कि वो एलपीजी प्रोडक्शन में भी योगदान दे सके। तीसरा कदम, पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाए गए। जहां संभव था वहां पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे एलपीजी सिलेंडर पर प्रेशर कम हुआ। चौथा कदम, सप्लाई चेन को एक्टिव रखा गया। गवर्नमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मिलकर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को लगातार मॉनिटर किया ताकि कहीं भी कमी ना हो। और सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कदम, क्रूड ऑयल सप्लायर को डाइवर्सिफाई करना। पीएम मोदी ने बताया कि पहले भारत लगभग 25 से 26 देशों से क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन अब इंडिया ने अपने सप्लायर की संख्या बढ़ाकर 40 से अधिक देशों तक पहुंचाई है। इसका फायदा सिंपल है, अगर किसी एक रीजन में वार, पॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया दूसरे देशों से भी क्रूड ऑयल खरीद सकता है। और इसी स्ट्रेटेजी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। और ये किसी भी देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत मजबूत बनाता है। सरकार का दावा है कि सही प्लानिंग और सप्लाई मैनेजमेंट की वजह से भारत को इस स्थिति से बचने में मदद मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया हमेशा इंपोर्ट किए गए ऑयल पर ही निर्भर रहेगा या फिर इंडिया फ्यूचर के लिए कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बना रहा है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि इंडिया रिफाइनिंग कैपेसिटी को और भी बढ़ाने वाला है, लेकिन सिर्फ रिफाइनरी बनाना ही पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है। इंडिया कई और सेक्टर्स पर भी काम कर रहा है। पहला, क्रूड ऑयल सप्लायर को डाइवर्सिफाई करना, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर फ्यूचर में ऑयल की डिमांड कम भी होती है तो क्लीन एनर्जी उसकी जगह ले सकती है। तीसरा, इथेनॉल ब्लेंडिंग। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे क्रूड ऑयल की खपत कम होती है और पोल्यूशन भी कम हो सकता है। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ज्यादा लोग ईवी अपनाएंगे तो इम्पोर्टेड पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंस धीरे धीरे
कम हो सकती है। यानी इंडिया सिर्फ आज के क्राइसिस को नहीं संभाल रहा बल्कि कल के लिए भी तैयारी कर रहा है। इस क्राइसिस से इंडिया ने क्या सीखा? हर क्राइसिस अपने साथ एक नए सबक लेके आता है। वेस्ट एशिया के टेंशन ने इंडिया को ये दिखाया कि सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदना ही काफी नहीं है। एक देश को चाहिए स्ट्रॉन्ग रिफाइनरीज, डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट्स, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सबसे जरूरी मजबूत डिप्लोमेसी। यही वजह है कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा मानता है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ एक रिफाइनरी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की। आज दुनिया में ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हिस्सा है। अगर किसी देश के पास मजबूत रिफाइनरी हो, डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लाई हो और सही पॉलिसी हो, तो वो बड़े से बड़े एनर्जी क्राइसिस को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। इसी डायरेक्शन में इंडिया अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर भी जोर दे रहा है। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस हद तक इंपोर्टेड ऑयल पर अपनी निर्भरता कम कर पाता है और क्लीन एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ता है। अब आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी पर और कितनी तेजी से बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एनालिसिस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।